चलिए, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, एक बार ऑडियो वीडियो के बारे में मेरे भाई बता दीजिए क्लियर है या नहीं, और उसके बाद बिना समय को देर किए आज के इस हम लाइव सेशन को शुरू करते हैं। और आज के इस दोस्तों लाइव सेशन के अंतर्गत हम बहुत सारे जीके जीएस के उस प्रकार के प्रश्न करने वाले हैं जो प्रश्न कई बार बिहार पुलिस एग्जाम में और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। उस प्रकार के दोस्तों प्रश्न आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं और ऑल सब्जेक्ट के मिक्स लगभग में प्रश्न है। और दोस्तों आज जो यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है मेरे भाई, यह 17 होने वाला है। इससे पहले मेरे दोस्त 16 क्लास हो चुका है। अगर उसको आप सभी भाई बहन नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों आप लोग ऑडियो वीडियो के बारे में बताइए और उसके बाद हम बिना समय को देर किए आज के इस सेशन का शुरुआत करते हैं। आप सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। साथ ही जैसा कि लिखा हुआ है, बिहार पुलिस एग्जाम 2026 को टारगेट करके इस जीके जीएस के सीरीज को हम चला रहे हैं, जिसमें आज क्लास संख्या 17 होने वाला है। और दोस्तों इससे पहले अगर बात किया जाए तो 16 लाइव सेशन हो चुका है। 16 लाइव सेशन हो चुका है मेरे भाई। अगर उस रिकॉर्डेड वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप सभी भाई बहन से गुजारिश है, यानी रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज के इस सेशन का हम शुरुआत करते हैं बिना समय को देर किए हुए। तो आज के सामने दोस्तों आज का ये पहला प्रश्न है आप सभी भाई बहन के सामने, और इसका उत्तर सभी दोस्त लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है अगर पता है तो। और आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों शानदार तरीके से आज की इस सेशन को हम और आप सभी भाई बहन मिलके करने वाले हैं। तो आज का देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है शब्द चौथी सतह का प्रयोग किसके लिए होता है? दोस्तों कहता है शब्द चौथी सतह का जो प्रयोग है यह किसके लिए होता है? ऑप्शन ए में दिया गया प्रेस और समाचार पत्र के लिए, ऑप्शन बी में कहता है संसद के लिए, ऑप्शन सी में कहता है न्यायपालिका के लिए, ऑप्शन डी में कहता है कार्यपालिका के लिए। तो साथ ही आप सभी का कमेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं, आपका कमेंट भी चल रहा है। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर भी बताते चलिएगा। तो जो भाई बहन के मन में यहाँ पर ऑप्शन ए आता होगा उसका उत्तर बिल्कुल सही है। प्रेस और समाचार पत्र याद रखिएगा, यह शब्द चौथी सतह का प्रयोग किसके लिए होता है? तो प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। यहाँ पर दोस्तों अगर पूर्ण रूप से बात किया जाए, प्रेस और स्वतंत्रता जो बोल सकते हैं, यह लोकतंत्र का, यह दोस्तों लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। फोर्थ बोल सकते हैं आप स्तंभ माना जाता है मेरे भाई। कौन? तो प्रेस और स्वतंत्रता जो है यह समाचार पत्र दोस्तों यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है दोस्तों। और समाचार पत्र का जनक पूछा जाए आपसे, जो प्रेस और समाचार पत्र का जो जनक है मेरे भाई, यह किसको कहा जाता है? इसका जनक जो है मेरे भाई बहन किसको कहा जाता है? तो जे.एम. हिक्की को बोल सकते हैं, जे ऑगस्टस हिक्की को बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं ऑगस्टस हिक्की को कहा जाता है, हिक्की को बोल सकते हैं कहा जाता है। और पहला जो समाचार पत्र है इसी के द्वारा शुरू किया गया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है बंगाल गजट। क्या नाम है दोस्तों? बंगाल बोल सकते हैं गजट मेरे भाई उसका नाम है। और बंगाल गजट का अगर आपसे प्रकाशन पूछ लिया जाए, तो इसका प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन अगर पूछा जाए तो 1780 में। कब हुआ? 1780 में इसका प्रकाशन हुआ। यही मेरे भाई इससे और क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। जो प्रेस और समाचार पत्र का अग्रदूत किसको कहा जाता है भारत में?
भारत में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो भारत में जो पत्र पत्रिका है दोस्तों, उसका अग्रदूत किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है। यहां तक क्लियर है? अभी जो भाई बहन बता रहे 1780 में इसका प्रकाशन हुआ है, उसका उत्तर बिल्कुल सही है मेरे भाई बहन। तो यहाँ पर भारत में पत्र पत्रिका का जो अग्रदूत कहा जाता है, राजा राम राय को कहा जाता है, आप बोल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न और याद रखिएगा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? दोस्तों यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर लिख देते हैं, जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है मेरे भाई? किसको कहा जाता है? तो सकते चार्ल्स चार्ल्स मेटकॉफ को दोस्तों कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। और यह प्रश्न बहुत शानदार है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों संसद जो है, संसद बोल सकते हैं, संसद यह किस आर्टिकल में है? यह किस आर्टिकल में है संसद? यह आर्टिकल यानी अनुच्छेद 79 में है। संसद के दोस्तों अगर आपसे अंग पूछा जाए, इसके अंग पूछा जाए तो अंग इसके 3 होते हैं। तीनों का नाम सुन लीजिए आप, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, याद रखिएगा। और मेरे भाई इसके सदन पूछा जाए, इसके 2 सदन होते हैं। एगो होता है राज्यसभा उच्चतम सदन और दूसरा होता है लोकसभा न्यूनतम सदन होता है, जिसमें से राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाता है अनंत, और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष बोलिएगा। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति दोस्तों संसद के ही क्या होते हैं? अंग होते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक है कार्यपालिका, एक है न्यायपालिका। दोस्तों एक और याद रख लीजिएगा, यहाँ पर एक याद रखिएगा, विधायिका। दोस्तों विधायिका क्या करता है? यह नियम कानून को बनाता है। यह मेरे भाई क्या करता है? यह बोल सकते हैं आप नियम कानून, यह नियम कानून बनाती है, यह नियम कानून बनाती है विधायिका। और दोस्तों कार्यपालिका जो है यह लागू करता है। यह क्या करता है? यह लागू करता है मेरे भाई, नियम कानून को लागू करता है। और न्यायपालिका है दोस्तों, न्यायपालिका यह बोल सकते हैं आप, यह बोल सकते हैं संविधान का व्याख्या से संबंधित है न्यायपालिका। और दोस्तों न्याय दिलाने वाली संस्था है न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो इसके अंतर्गत बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट आता है और हाई कोर्ट आता है दोस्तों इसके अंतर्गत। और जिला अदालतें बोल सकते हैं आप, जिला अदालतें ये सब मेरे भाई किसके अंतर्गत आएगा? तो ये सब आएगा न्यायपालिका के अंतर्गत। कार्यपालिका के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन आता है? तो कार्यपालिका के अंदर बोल सकते हैं आप राष्ट्रपति, जैसे दोस्तों राष्ट्रपति बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या बोल सकते हैं आप? प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री। और मंत्री परिषद बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं मेरे भाई आप? जो मंत्री परिषद बोल सकते हैं, मंत्री परिषद बोल सकते हैं। ये सभी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। यहां तक क्लियर है? तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप सभी दोस्तों का हम कमेंट देख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों आपका कमेंट भी देख। लोकसभा का 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा का अगर पूछा जाए तो अनंत बोलिएगा, लेकिन सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष बोलिएगा। और आप सभी भाई बहन से हम रिक्वेस्ट करते हैं इसी तरीका से आप लोग उत्तर बताते चलिए। इसका मतलब आप सभी भाई बहन सीरियस होके पढ़ाई कर रहे हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन आप सभी भाई बहन से एक क्वेश्चन पूछते हैं
और उसका उत्तर देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं। कौन कौन दोस्त लोग देखते हैं कमेंट बॉक्स में बताते हैं। दोस्तों, जो हिंदी का समाचार पत्र है उसका क्या नाम है? पहला समाचार पत्र हिंदी का, उसका क्या नाम है? आप सभी दोस्त लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग को क्या करना है? लॉक करना है। देखिए साथी, इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, सभी तरह के प्रश्न हम आपको करवाते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा यहाँ पर कहता है, प्रश्न संख्या दूसरा कहता है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, कहता है जिसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में दोस्तों क्या होता है? तो इसमें बोल सकते हैं आप, जनता अपना से प्रतिनिधि को क्या करता है? चुनता है। दोस्तों तब तक इसका उत्तर दीजिए, इस चार ऑप्शन में से क्या होगा? तब तक दोस्तों हम एक बार बात करते हैं किसका? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एगो होता है दोस्तों आपको, एगो होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, एगो होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है। इसमें मेरे भाई क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जनता सीधे प्रतिनिधि को चुनता है। यहां पर बोल सकते हैं आप, जनता सीधे प्रतिनिधि को चुनता है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, तो जनता जो प्रतिनिधि को चुनता है वह चुना हुआ जो दोस्तों आदमी होता है, व्यक्ति होता है, बोल सकते हैं संसद सब के लोग होता है, लोकसभा के जो लोग सब होता है वे सब चुनते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका मतलब इसको जनता पूर्ण रूप से नहीं चुनता, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव। दोस्तों प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा के द्वारा होता है, जैसे बोल सकते हैं लोकसभा में बनता है कौन? प्रधानमंत्री। तो साथ ही उसका चुनाव जनता करता है खुद, जैसे सीएम सब का चुनाव जनता करता है खुद। लेकिन दोस्तों राज्यपाल का मंत्रिय परिषद के प्रयोग से होता है, जो जीत के गया वह उसका चुनाव करेगा, जनता नहीं करेगा, जैसे राष्ट्रपति भी। ये सब दोस्तों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसको जनता स्वयं चुनता है। यहाँ पर सही उत्तर कौन कौन दोस्त लोग बताए? दो का बी। बहुत दोस्त लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं। ऑप्शन बी कहता है लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। ऑप्शन ए में कहता लोग सिविल सेवकों को चुनते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऑप्शन सी कहता लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं, यह भी कोई बड़ा बात नहीं। डी नंबर कहता सरकारी पदाधिकारी विभिन्न नियुक्तियों के लिए कहता है के विषय में लोगों से परामर्श करते। दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही दे रहे हैं। जो भाई बहन ऑप्शन बी को लॉक किए हैं उसका उत्तर सही है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, यानी सीधा चुनते हैं। यही इस प्रश्न का क्या है? सही उत्तर है। जो दोस्त लोग ऑप्शन बी दिए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही। और एक प्रश्न जो पूछे थे उसका भी उत्तर कोई भाई बन उदंत मार्तंड, बिल्कुल सही है मेरे भाई। यह हिंदी पत्रिका है, बिल्कुल सही, उदंत मार्तंड बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तब तक दोस्तों इस प्रश्न का हम उत्तर बताते हैं, तब तक आप सभी भाई बहन को जल का सूत्र और अनुभार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए अगर पता है तो। जल का सूत्र और अनुभार। प्रश्न संख्या 3 कहता है जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? दोस्तों जल में कहता है जो कठोरता है मेरे भाई, जल में कहता है कठोरता जो है यह किसके स्थिति के कारण आ जाता है? तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? तो दोस्तों कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण क्या होता है? जल में कठोरता का उपस्थिति इसका कारण है। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? तो Ca होता है, Ca बोल सकते हैं। परमाणु क्रमांक दोस्तों इसका बताइए आप लोग कितना होता है? कैल्शियम का मेरे भाई 20 होता है। इसके बाद मैग्नीशियम का दोस्तों क्या होता है? मैग्नीशियम का दोस्तों क्या होता है? Mg होता है। परमाणु क्रमांक 12 होता है। क्लोराइड दोस्तों Cl बोला जा रहा है, Cl याद रखिएगा, 17 बोल सकते हैं क्लोरीन का। सल्फेट दोस्तों SO4 बोल सकते हैं आप, SO4 बोल सकते हैं। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र पूछा जाए MgCl2 हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए।
कौन कौन दोस्त लोग जल के बारे में बताए हैं? H2O, बिल्कुल सही है मेरे भाई। जल का जो सूत्र होता है, अगर जल का आपसे अनुसूत्र पूछ लिया जाए, अनुसूत्र पूछ लिया जाए, तब क्या बोलिएगा? H2O जल का अनुसूत्र होता है। और इसका भार पूछा जाए, भार पूछा जाए, भार, तो भार दोस्तों कितना होता है? जल का भार, जल का भार दोस्तों कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। यही अगर भारी जल का बात करते हैं, यही दोस्तों भारी जल का बात, अगर दोस्तों भारी जल का यही बात किया जाए, भारी जल का, इसका सूत्र होता है D2O, और इसका अनुभार पूछा जाए तो कितना बोलिएगा? इसका अनुभार 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4 आप सभी दोस्त लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आप सभी ऑनलाइन वाले भाई बहन बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 4 कहता है फ्लोरीन एक नया खोजा गया, कहता क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है। लेकिन दोस्तों इसके आपको पूछा जा रहा है कार्बन परमाणु, इसके कितने कार्बन परमाणु होते हैं? फ्लोरीन जो है दोस्तों, यह जो होता है मेरे भाई, यह कार्बन का अपरूप है। क्या है? कार्बन का बोल सकते हैं, यह अपरूप है। क्या है? अपरूप है कार्बन का। कार्बन के और अपरूप कौन कौन है? तो कार्बन के और अपरूप है हीरा बोल सकते हैं, हीरा, और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी हो जाएगा दोस्तों। और क्या बोल सकते हैं? और बोल सकते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन। ये तीनों किसके अपरूप है? तो कार्बन के। क्या है? कार्बन के। इसमें से हीरा जो है दोस्तों, हीरा, इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है सबसे अधिक। यह जो चमकता है, हीरा जो चमकता है, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, बोल सकते चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा जो है यह सबसे कठोर पदार्थ होता है, यह सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। ग्रेफाइट जो है यह होता है अधातु, यह होता है अधातु, लेकिन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। कौन होता है सुचालक मेरे भाई? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो है इसी को काला शीशा भी कहा जाता है, इसको काला शीशा भी कहा जाता है। किसको? ग्रेफाइट को। और बोल सकते पेल्सिन का जो निफ रहता है उसको बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और फ्लोरीन का अगर हम बात करते मेरे भाई, इसमें कार्बन परमाणु पूछा गया है तो 60 कार्बन परमाणु होते फ्लोरीन में, याद रखिएगा। कौन कौन दोस्त लोग सही उत्तर बताते हैं? 4 का ए, 4 का ए बिल्कुल सही है। जो भाई बहन ऑप्शन ए को लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। 60 कार्बन परमाणु होते हैं आपको फ्लोरीन के। कितने होते हैं? 60 कार्बन परमाणु होते हैं। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सही है दोस्तों। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए इस सेशन को। और एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कौन कौन भाई बहन सही उत्तर बताते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, आप लोग उत्तर भी सही बताते हैं। इसी तरीका से मेरे भाई आप लोग उत्तर भी बताते चलिए। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो कौन ऐसा अधातु है, कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत का बोल सकते हैं, विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, यानी द्रव अवस्था में। अधातु पूछा जाए तो ग्रेफाइट हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे कौन ऐसा अधातु है, अधातु बताइए, जो द्रव अवस्था में होता है। सुचालक वाला तो बता दिए द्रव अवस्था में होता है। दोस्तों बताइए द्रव अवस्था में कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? अधातु पूछे मेरे भाई, देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग का उत्तर पहले आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है जो उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम है। दोस्तों मानव का जो नाखून होता है, बोल सकते हैं मानव का जो मेरे भाई नाखून होता है, नाखून, और बोल सकते हैं मानव का जो बाल होता है, मानव का जो बाल होता है, ये सब में कौन प्रोटीन पाया जाता है? इसमें दोस्तों कौन प्रोटीन पाया जाता है? इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं आप कौन प्रोटीन पाया जाता है? केरोटीन प्रोटीन।
केरोटीन प्रोटीन जो है यह पाया जाता है नाखून में और किसमें, बाल में। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, केरोटीन प्रोटीन। ऑप्शन डी जो दोस्तों लोग लॉक किए होंगे बिल्कुल सही है। एक्टिन और मायोसिन जो है ये दोनों, ये दोस्तों मांसपेशियों से संबंधित प्रोटीन है, मांसपेशियों से संबंधित, मांसपेशियों से मेरे भाई संबंधित यह क्या है, तो प्रोटीन है, जिसमें से आप बोल सकते हैं, जिसमें से एक्टिन जो होता है, एक्टिन जो होता है यह पतले तंतु बनाते हैं, पतले तंतु का निर्माण करता है, पतले तंतु का निर्माण करता है। और मायोसिन जो है, मायोसिन यह मोटे तंतु का निर्माण करता है, मोटे तंतु का क्या करता है, निर्माण करता है। कौन, मायोसिन। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक दोस्त लोग उत्तर भी दिए हैं ब्रोमीन, बिल्कुल सही है मेरे भाई। हम बोले कौन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन याद रखिए, ब्रोमीन बिल्कुल सही है। और दोस्तों आप लोग एक क्वेश्चन का उत्तर बता दीजिए, यहाँ पर क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन का उत्तर आप सभी दोस्त लोग और बता दीजिए, कौन ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। ये सब प्रश्न पूछा गया, इसीलिए दोस्तों साथ साथ में हम आपको क्वेश्चन भी पूछते जाते हैं, और आप सभी दोस्त लोग अगर उत्तर बताते हैं इसका मतलब एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आपको याद होते चल रहा है। अगर जो भाई बहन को पहले से याद है तो और अच्छा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 6 कहता है विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ई का बात हो रहा है, किसका, विटामिन ई का। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें विटामिन का, किसका, अगर हम बात करें विटामिन का दोस्तों बात करें, तू सब यहाँ गया जो तू सब हल्ला कर। दोस्तों अगर हम विटामिन का बात करते हैं तो विटामिन शब्द जो है, विटामिन शब्द जो है यह किसके द्वारा दिया गया। विटामिन शब्द मेरे भाई किसके द्वारा दिया गया, तो फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा विटामिन शब्द दिया गया। और विटामिन मेरे भाई हम बोल सकते हैं एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। लेकिन जल में घुलनशील विटामिन जो है, जल में घुलनशील विटामिन, ये दो विटामिन है जल में घुलनशील। एगो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होता है। बाद बाकी जो विटामिन है, ए है, उसके बाद डी है और के है, ई है, ये सब जो विटामिन है ये विटामिन वसा में घुलनशील है। तो इसका सही उत्तर क्या बोल सकते हैं। विटामिन ई के बारे में दोस्तों एक बार देख लेते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई जो है, विटामिन ई इसको सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। कौन विटामिन, तो सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है, इसको सौंदर्य का बोल सकते हैं विटामिन बोला जाता है, विटामिन ई को। और विटामिन ई जो है, विटामिन ई, विटामिन ई इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों क्या है, इसका रासायनिक नाम है क्या, टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। तो बोल सकते हैं टोकोफेरॉल बोलिए, टेकोफेरॉल। दोस्तों यह विटामिन ई का क्या है, रासायनिक नाम। विटामिन ई के कारण बोल सकते पुरुष में नपुंसकता का स्थिति देखने को मिलता है, और विटामिन ई के कमी के कारण महिलाओं में दोस्तों बांझपन का स्थिति देखने को मिलता है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। जो भाई बहन ऑप्शन सी को लॉक किए होंगे उसका उत्तर बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सही उत्तर है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन सी वाले भाई आप सही उत्तर होंगे, ऑप्शन सी वाले। और डी से प्राप्त विटामिन ई जो है डी से प्राप्त नहीं होता है, सूर्य से, सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन दोस्तों विटामिन डी है, याद रखिएगा विटामिन डी। और जो विटामिन ई के बारे में, जैसे आप कच्चा यह जो है ना, जैसे आप मूंग होता है दोस्तों, मूंग जिसको बोला जाता है, और गेहूं सब, उस सब को अगर फुला के खाइएगा ना, कच्चा गेहूं हो गया, कच्चा मूंग हो गया, वो सबसे अधिक मात्रा में आपको विटामिन ई मिलता है, विटामिन ई मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछे थे जिसका उत्तर अभी तक कोई दोस्त लोग का नहीं आया कमेंट बॉक्स में। बोले थे कौन अधातु है जो चमकीला होता है। तो चमकीला अधातु दोस्तों दो गो याद रखिएगा, एगो आयोडीन और दूसरा ग्रेफाइट। लेकिन अधिकतर तो आयोडीन ही पूछा जाता है।
क्वेश्चन संख्या 7 कहता है भारत का पहला निजी सुपरसोनिक कहता है रेम जेट इंजन किसने विकसित किया था। यह दोस्तों सुपरसोनिक जो रेमजेट इंजन है इसको विकसित करने का काम कौन किया है, मतलब यहाँ पर याद रख लीजिएगा आप दोस्तों, हाइप्रिक्स एविएशन। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही उत्तर है, ऑप्शन सी याद रखिएगा, ऑप्शन सी। और विटामिन डी जो है ना सूर्य के प्रकाश और मछली के तेल से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। विटामिन डी और विटामिन ए मछली के यकृत तेल से ही प्राप्त होता है, विटामिन ए भी याद रखिएगा, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में विटामिन डी जो है यह सूर्य के प्रकाश से पैदा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का जो प्राकलन है यह किसके द्वारा किया जाता है, इसका उत्तर देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं। तब तक दोस्तों अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय का, किसका अगर बात किया जाए मेरे भाई राष्ट्रीय आय का अगर बात किया जाए तो NNP और बोल सकते हैं CF यानी कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं, इसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और यह प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम में, 4 ऑप्शन दिया गया था और लिखा था निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को दर्शाता है। ऑप्शन था NNPCF, यह राष्ट्रीय आय को बताता है। और राष्ट्रीय आय जो है मेरे भाई बोल सकते हैं तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में, तो प्रति व्यक्ति आय जो है इसके बारे में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बताया था। दादा भाई नौरोजी ने बताया था। कब बताया था तो 1867-68 में बताया था। प्रति व्यक्ति आय एक व्यक्ति का 20 रुपया, बताया था। कितना रुपया तो 20 रुपया आप बोल सकते हैं। यही दोस्तों वैज्ञानिक तरीका से अगर आपसे पूछा जाए तो वैज्ञानिक तरीका से मेरे भाई 1931-32 में कौन बताया तो VKR राव, इसके द्वारा बताया गया था 62 रुपया। कितना बताया गया था 62 रुपया आप बोल सकते हैं, वैज्ञानिक तरीका से पूछा जाए तो। और साथ ही सबसे अधिक जो प्रति व्यक्ति आय है अपना भारत में कौन राज्य का है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर पता है तो। कौन राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है मेरे भाई, और सबसे कम पूछा जाए अपना बिहार। आइए ना अपना बिहार में अरबपति से गरबपति बना देंगे, गरीबपति बोल सकते हैं क्या। अपना बिहार का मेरे भाई सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, सबसे अधिक किसका है आप सभी दोस्तों लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों भारत में जो राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को जो मापता है दोस्तों, यानी मापने का काम कौन करता है तो CSO पहले था, इसका स्थापना हुआ था, इसका स्थापना 1951 में हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है, नई दिल्ली में क्या है इसका मुख्यालय है। इसी के अंतर्गत एक संस्था था NSSO क्या करता है तो यह बेरोजगारी दर को बताता है। इसको दोस्तों यह बेरोजगारी दर को बोल सकते हैं बताता है NSSO। लेकिन मेरे भाई 2019 में, कब 2019 में जो CSO और बोल सकते हैं NSSO, ये दोनों को मिला के कर दिया NSO याद रखिए। तो अब कौन आय का गणना करता है NSO बोल सकते हैं, NSO। इतने बात लगभग में आप याद रख सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। आप सभी दोस्तों का कमेंट यहाँ पे चल रहा है, हम देख रहे हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9, क्वेश्चन संख्या देखिए 9 ये रहा। और इसका उत्तर क्या होगा, कौन कौन दोस्त लोग को इस प्रश्न का उत्तर पता है। और प्रश्न कहता है 9 नंबर का, राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से
कहता संगठित जन समूह है। और यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? बलंट सली। दोस्तों यही इसका सही उत्तर है। यह कथन जो है बलंट सली के द्वारा दिया गया था। जो राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन इसके द्वारा दिया गया। दोस्तों वुड्रो विल्सन जो है, वुड्रो विल्सन, यह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यह अमेरिका के बोल सकते हैं आप राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन। दोस्तों अमेरिका में मेन राष्ट्रपति ही होता है अपना देश में, जैसे प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, और अमेरिका में राष्ट्रपति। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। और दोस्तों एक व्यक्ति सिर्फ कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो 2 बार बोल सकते हैं। 2 बार के बाद एक व्यक्ति फिर से राष्ट्रपति नहीं बन सकता अमेरिका में। उस दोस्तों पार्टी का दूसरा व्यक्ति बन सकता है। और अपना भारत में ऐसा नहीं है। जब तक बन सकते हैं आप, जब तक जनता आपको चुन रहे हैं तब तक आप बनते रहिए। पढ़े न। अभी जो दोस्त लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं उसका बिल्कुल उत्तर सही है, ऑप्शन ए। लेकिन साथ ही आप लोग लाइक कर दीजिए, ऑनलाइन वाले भाई बहन आप लोग लाइक कर दीजिए एक बार। देखिए अगला प्रश्न है हिंदी का प्रश्न। दोस्तों आपके बिहार पुलिस में हिंदी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हिंदी से भी नहीं डरना है मेरे भाई, हिंदी को भी याद करते चलना है। प्रश्न संख्या 10 कहता है जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। पर्यायवाची दोस्तों किसको बोला जाता है? जो बोल सकते हैं एक से अधिक को बताता उसको पर्यायवाची बोलते हैं। तो यहाँ पर चांदनी का पर्यायवाची पूछा गया है। चांदनी का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा? चंद्रिका बोल सकते हैं आप, चंद्रिका भी बोल सकते हैं। और दोस्तों आप और क्या बोल सकते? चंद्रप्रभा बोल सकते हैं, चंद्रप्रभा बोल सकते हैं, चंद्रप्रभा। और ज्योत्सना, यहाँ पर चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना हो जाएगा। ऑप्शन ए जो भाई बहन दिए होंगे उसका उत्तर बिल्कुल सही है, ज्योत्सना। यह चांदनी का क्या है? तो दोस्तों यह पर्यायवाची शब्द है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11। क्वेश्चन संख्या 11 क्या कहता है? कहता है जंप बॉल। कहता है जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल शब्द जो है दोस्तों यह किससे संबंधित है पता है आपको? अभी दोस्तों अभी वाला प्रश्न का उत्तर दीजिए। 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्त लोग बताइए। आपका कमेंट हम देख रहे हैं। आप लोग 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर देखते कौन कौन भाई बहन बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? बेसबॉल है, नेट बॉल है, बास्केटबॉल है, सॉफ्ट बॉल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कहता है जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? या बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे? बास्केटबॉल से। ऑप्शन 11 का जो सी जिसके मन में आया होगा उसका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम में आया हुआ है। यह दोस्तों प्रश्न जो है बिहार पुलिस एग्जाम में आया हुआ है। और देखते हैं कौन कौन भाई बहन को इस प्रश्न का उत्तर पता है। 11 का सी बता रहे हैं। 12 नंबर का प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। देखिए 12 नंबर का प्रश्न है और यह प्रश्न दोस्तों भी है आया हुआ है। कहता है विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? और कौन थी दोस्तों? विश्व में दोस्तों यानी दुनिया में, यानी हम बोल सकते हैं दुनिया में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कौन देश में बना था? दोस्तों कौन देश में बना था? महिला प्रधानमंत्री जो बना था श्रीलंका में। कहा दोस्तों? श्रीलंका में। श्री माओ भंडार नायके बोल सकते हैं आप, श्री माओ भंडार नायके दोस्तों यह प्रधानमंत्री बनी और महिला प्रधानमंत्री है। श्रीलंका में सबसे पहले बना था। अपना भारत का दोस्तों सबसे पहला प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी बोल सकती हैं। अपना भारत का दोस्तों प्रथम महिला राष्ट्रपति बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। प्रथम
प्रथम प्रथम महिला महिला राष्ट्रपति राष्ट्रपति दोस्तों अपना भारत का बताइए जो कौन बनी थी। अभी दोस्तों क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन सी, 12 का सी। जो दोस्त लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और कहता है आपको क्वेश्चन संख्या 13। क्वेश्चन संख्या 13 कहता है जो शतरंज जो है जिसको चेस भी कहा जाता है, कहता खेल शुरू हुआ था। दोस्तों शतरंज का जो खेल है यह कहाँ से सबसे पहले शुरू हुआ था, कहता भारत में, पर्सिया में, अरब में और बोल सकते हैं यूरोप में। कहाँ दोस्तों शुरू हुआ था शतरंज यानी चेस का जो खेल है, यह शुरू हुआ था आपको कहाँ से, अपना देश भारत से शुरू हुआ था। कहाँ से, अपना देश भारत से। जो दोस्त लोग ऑप्शन ए यहाँ पर लॉक किए होंगे या मन में आता होगा उसका सही है। यूरोप जो है दोस्तों, यूरोप जो है जो बोल सकते हैं आप, तेरह का डी, 13 का दोस्तों ए होगा, 13 का ए मेरे भाई होगा। और एक प्रश्न जो पूछे तो उसका भी उत्तर भाई बहन बता दी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बिल्कुल सही है। अपना भारत की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति थी दोस्तों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बिल्कुल सही है। और साथ ही इसका उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या जो है 14 है, कहता म्यांमार की मुद्रा है। दोस्तों तब तक इसका मुद्रा आप लोग बताइए। साथ ही बात हो रहा है आपको किसका, बात हो रहा है म्यांमार का। म्यांमार जो है मेरे भाई, इसका पुराना नाम क्या था, इसका बोल सकते हैं आप, इसका पुराना नाम, इसका पुराना नाम था वर्मा। कौन था दोस्तों, वर्मा बोल सकते, इसका पुराना नाम था वर्मा, याद रखिएगा। और बोल सकते हैं जो 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था, बर्मा बोल सकते हैं। 1 अप्रैल 1937 को दोस्तों यह अलग हुआ था, ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था। और मेरे भाई म्यांमार जो है यह स्वतंत्र बोल सकते, पूर्ण रूप से स्वतंत्र कब बना, स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो 1948। कब, 1948 बोल सकते। लेकिन इसका आपसे मुद्रा पूछा गया है, इसका मुद्रा क्या हो जाएगा। अभी दोस्तों डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्यात जो है, क्यात, यह दोस्तों म्यांमार की क्या है, मुद्रा है, बिल्कुल सही। जो दोस्त लोग के मन में ऑप्शन यहाँ पर डी आ रहा है वह सही उत्तर चूज किए हैं। डॉलर दोस्तों किसका किसका मुद्रा है, अमेरिका का है बोल सकते हैं, अमेरिका का है डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का भी है डॉलर, याद रखिएगा। रुपया दोस्तों अपना भारत का है और नेपाल का है, नेपाल का है। और दोस्तों किसका है, पाकिस्तान का भी है, पाकिस्तान का भी है, पाकिस्तान का भी है। टाका दोस्तों किसका है, बांग्लादेश का, बांग्लादेश का जो मुद्रा है वह क्या है, टका है, याद रखिएगा। क्या है, टका है, आप बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन संख्या 15। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 15 आपके सामने है और इसका उत्तर क्या होगा। कहता है खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है। खुले बाजार का जो क्रियाएं है यह कहता किसका हिस्सा है, मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, विदेशीय व्यापार नीति का, औद्योगिक नीति का। दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए, इसे 4 ऑप्शन में बोल सकते हैं। मौद्रिक नीति का क्या होना चाहिए दोस्तों, मौद्रिक नीति का। ऑप्शन यहाँ पर जो ए लॉक किए होंगे उसका उत्तर बिल्कुल सही। अभी जो भाई बहन ऑप्शन यहाँ पर जो ए को लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन। इससे पहले जो दोस्त लोग ऑप्शन डी को लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही था, ऑप्शन डी वाले बिल्कुल सही है। इससे पहले वाले में डी दोस्तों 14 नंबर के प्रश्न में डी याद रख लीजिए।
बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर दोस्तों बताइए तो। प्रश्न संख्या 16 कहता है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई? इंडिया होम रूल सोसाइटी किसने बनाया? इंग्लैंड में दोस्तों पूछा गया है। इंडिया हाउस, यानी दोस्तों यहां पर कहता है इंडिया हाउस। इंडिया हाउस, इंडिया हाउस मेरे भाई कहाँ है? यह है आपको लंदन में। कहाँ है? लंदन में। और इसका स्थापना 1905 याद रख लीजिएगा, कभी कभी 1904 भी ऑप्शन में दिया रहता, 1905 याद रखिएगा। और इसका जो स्थापना किया था इनमें से कौन? भीखाजी कामा, रास बिहारी बोस, मदन लाल ढींगरा और श्याम जी कृष्ण वर्मा। इसका दोस्तों उत्तर क्या होगा? 15 का ए, 15 का ए, अभी 16 का बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्याम जी कृष्ण वर्मा हो जाएगा। मैडम भीखाजी कामा जो है, मैडम भीखाजी कामा, यह 1907 में बोल सकते जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में सबसे पहले भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराया था। और मैडम भीखाजी कामा जो है, इसको दोस्तों बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं जो भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है किसको? मैडम भीखाजी कामा को। और दादा भाई नौरोजी का, यह प्रश्न आया है बिहार पुलिस एग्जाम में। दादा भाई नौरोजी का बोल सकते हैं निजी सचिव कौन थी? तो मैडम भीखाजी कामा, याद रखिए मैडम भीखाजी कामा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन डी वाले दोस्त यहां पर आप सही उत्तर को चुने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 17। क्वेश्चन संख्या 17 कहता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कौन सा कथन सही है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संबंध में आपसे पूछा गया है। कहता लोगों के बीच टकराव का अभाव, आर्थिक समानता का अभाव, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, सामाजिक असमानता का। दोस्तों ऑप्शन सी होना चाहिए। ऑप्शन सी दोस्तों इसका उत्तर होना चाहिए, जो निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। इस प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो ऑप्शन डी को लॉक किया इससे पहले उसका सही है। जैसे काजल कुमारी के द्वारा ऑप्शन डी आया, बिल्कुल सही है। सुरेंद्र के द्वारा ऑप्शन डी आया, बिल्कुल सही है। उसके बाद गौतम के द्वारा ए आ रहा है। राकेश के द्वारा 17 का सी। राकेश आप बताएं 17 का सी बिल्कुल सही है। चलिए इसी तरीका से दोस्तों आप लोग उत्तर देते चलिए। और एक बार आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक वाला बटन को दोस्तों आप लोग दबा दीजिए। लाइक वाला बटन को मेरे भाई दबा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, यहां पर दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से कहता कौन फल नहीं है? टमाटर, और कहता खीरा, और कद्दू, और आलू। यहां पर फल कौन सा नहीं है? इसमें से दोस्तों बताइए तो फल कौन सा नहीं है। देखते हैं इसका उत्तर कौन कौन दोस्त लोग पहले बताते हैं। आपके प्रश्न दोस्तों सामने है और देखते हैं उत्तर कौन दोस्त लोग सबसे पहले बताते, उसके बाद हम बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए क्या होगा। एक भाई पीडीएफ के बारे में बोल रहे हैं। एक दिन एक नंबर बताए थे, उस नंबर से जुड़ सकते हैं आप। उस नंबर पे जुड़िएगा तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा ग्रुप में। दोस्तों फिर से बता दिया जाएगा। इसका उत्तर भी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। राकेश भाई के द्वारा ऑप्शन डी दिया गया और रॉयल के द्वारा भी ऑप्शन डी दिया गया।
जो ऑप्शन डी बता रहे हैं, ऑप्शन डी, यहाँ पर फल नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। आलू जो है यहाँ पर फल नहीं है, बोल सकते हैं आलू। और दोस्तों आलू उत्पादन जो है यह बोल सकते हैं गोल क्रांति से संबंधित है। कौन क्रांति से? गोल क्रांति से संबंधित है आलू उत्पादन, बोल सकते हैं आलू उत्पादन। एक प्रश्न पूछते हैं और देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग उस प्रश्न का उत्तर जोरों शोरों से बताते हैं। दोस्तों काली क्रांति जो है, काली क्रांति, कौन क्रांति? तो काली क्रांति यह किसके उत्पादन से संबंधित है? आप सभी दोस्त लोग को अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। काली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न है ना, सारे अपने आप में महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार आया हुआ प्रश्न है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कहता प्रस्थितक के तरह, कहता जो प्रस्थितक के रूप में कौन सा यौगिक प्रयुक्त किया जाता है, इनमें से कौन यौगिक को प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है प्रस्थितक के रूप में? दोस्तों CF2Cl2, ऑप्शन ए ये यहाँ पर से उत्तर होना चाहिए। जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर कौन कौन दोस्त लोग बता रहे हैं? उसका उत्तर मेरे भाई बताइए, जो प्रश्न पूछे हैं। काली क्रांति के बारे में दोस्तों हम प्रश्न पूछे थे, काली क्रांति के बारे में। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जो कार्बन के यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंधों से जुड़े होते हैं कहलाते हैं। यह क्या कहलाते हैं? कार्बन के कहता है जो कौन सा यौगिक है जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंधों से जुड़े होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? इनमें से दोस्तों क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आपके सामने है आयनिक यौगिक, ऑप्शन बी है असंतृप्त यौगिक, ऑप्शन सी है आयनिक और संतृप्त यौगिक दोनों, ऑप्शन डी है संतृप्त यौगिक। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होना चाहिए, संतृप्त यौगिक आप बोल सकते हैं। इसी के अंतर्गत क्या आता है? एल्केन भी आता है। एल्केन का नाम सुने होंगे और इसका सूत्र 2n, दोस्तों क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n बोल सकते हैं, H2n+2 इसका क्या होता है? सूत्र होता है। अभी सी नहीं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो बता रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। कच्चे तेल और हम जो बोले थे दोस्तों जो काली क्रांति है, आप लोग देते हैं कच्चे तेल पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। काली क्रांति के बारे में, काली क्रांति के बारे में बिल्कुल सही है। कच्चे तेल रॉयल के द्वारा दिया गया कच्चे तेल और राकेश के द्वारा दिया गया है, काजल कुमारी जी के द्वारा दिया गया ऑप्शन डी और पूनम कुमारी के द्वारा ऑप्शन सी और सुरेंद्र के द्वारा ऑप्शन डी। यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिए हैं, ऑप्शन डी, उसका उत्तर बिल्कुल सही है। और काली क्रांति जो है, काली क्रांति यह संबंधित आपको पेट्रोलियम उत्पादन से, किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तब तक इस प्रश्न का हम उत्तर बताते हैं और आप सभी भाई बहन को नींबू का पीएच मान हमको बता देना है। नींबू का पीएच मान देखते हैं कौन कौन भाई बहन को याद है नींबू का पीएच मान। हरित क्रांति, काजल कुमारी के द्वारा पूछा रहा हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है काजल जी। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तब तक आप सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है, आप लोग नींबू का पीएच मान बताइए। कहता है जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। इससे उत्पन्न गैस कहता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और उपरोक्त में से सभी। यहाँ पर 22 नंबर का जो प्रश्न है इसका 21 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। तब तक इस प्रश्न का उत्तर अभी देखिए 21 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन डी,
एक दोस्त लोग का उत्तर आ गया ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है मेरे भाई, ऑप्शन डी। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, हाइड्रोजन भी हो जाएगा, ऑक्सीजन भी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का अगर बात किया जाए, इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है मेरे भाई, भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन, इसका जो प्रतीक होता है H, परमाणु क्रमांक होता है 1। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। आवारा तत्व के नाम से किसको जाना जाता है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया। हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा हाइड्रोजन का खोज किया गया। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 21%, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों कितना प्रतिशत? 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो, इसको CO2 बोला जाता है, इसको आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है, आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी दोस्त लोग बताइए तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन है और कितना प्रतिशत पाया जाता है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस आप लोग बताइए। देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 22 कहता है, शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है। दोस्तों इनमें से क्या है? कहता क्योंकि वह, कहता क्योंकि वह क्या है? स्प्रिट बोल सकते हैं यहाँ पर, कहता ठंडी अनुभूति देती है। इनमें से क्या है? एक द्रव है, पारदर्शी है, अत्यंत वाष्पशील है, एक सुचालक है। दोस्तों यह जो ठंडक महसूस करेगा, अत्यंत वाष्पशील, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन सी बोल सकते हैं, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन सी। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 23 नंबर का जो दोस्तों प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा? कहता है गोल कृमि किस संघ से संबंधित है? गोल कृमि जो है यह कौन संघ से संबंधित है? एक बार आप सभी दोस्तों का कमेंट हम देख लेते हैं। नींबू का पीएच मान बोले थे 2.3, कोई 2.2, 4.2 बता रहे हैं। 2.2 नींबू का पीएच मान सही है, लेकिन कभी कभी 2.4 भी दिया रहता है, तो दोनों बात को याद रख लीजिएगा। नाइट्रोजन वाला आप क्वेश्चन पूछे थे। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन है, 78%, बिल्कुल सही। काजल कुमारी दे रही है 2.2 से 2.4, बिल्कुल सही है। नींबू के रस का जो पीएच मान होता है यह 2.2 या 2.4। हाँ, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, जिस प्रकार से काजल जी के द्वारा उत्तर दिया गया 2.2 से 2.4, ऐसे ऑप्शन में कभी 2.2 रहता, कभी 2.4 रहता, बिल्कुल सही। इसी तरीका से दोस्तों आप लोग बताइए, इसका मतलब आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। तथा गोल कृमि जो है यह किस संघ से संबंधित है? गोल कृमि, गोल कृमि पूछा जाए एल्के मेंथीज से संबंधित बोल सकते हैं गोल कृमि। और प्लेटी हेलमंथीज दोस्तों, इससे चपटा कृमि। अगर चपटे कृमि पूछा जाता, चपटे कृमि जैसे हुक वर्म, टेप वर्म, ये सब प्लेटी हेलमंथी से संबंधित है। अच्छा, टीनोफोरा जो है ना, टीनोफोरा, इससे संबंधित आपको समुद्री जीव, समुद्री जीव दोस्तों जैसे जेली फिश सब बोल सकते हैं, टीनोफेरा से संबंधित है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एनिलिडा, एनिलिडा से संबंधित कौन सा है? जैसे जोंक बोल सकते हैं, एनिलिडा से संबंधित है। जैसे नेरिस बोल सकते हैं, नेरिस, यह किससे संबंधित है? एनिलिडा से संबंधित है। नेरिस हो गया, जोंक हो गया, ये सब केचुआ हो गया, ये सब एनिलिडा से संबंधित है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या देखिए 24 कहता है, क्वेश्चन संख्या 24 कहता है जो किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता, यहाँ पर दोस्तों या तो ऐसे अगर रहता तब रो इसको पढ़ते रो, लेकिन डायरेक्ट है तो पी भी पढ़ सकते हैं। कहता पी है तो धात्विक तार की लंबाई को दोगुना कर देने पर नई प्रतिरोधकता, नई भी प्रतिरोधकता उतने होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। प्रतिरोध का दोस्तों मात्रक बताइए तो क्या होता है?
प्रतिरोध का दोस्तों मात्रक पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्रतिरोध के मात्रक के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी चालक यानी स्थिर ताप पर कहता है कि प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। प्रभावित कौन? चालक का अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल यह करता है। उसके बाद कहता है चालक में प्रभावित होने वाली धारा यह भी करता है दोस्तों। चालक में प्रभावित होने वाली धारा नहीं करता है दोस्तों, पूछा जा रहा नहीं करता है। और चालक की लंबाई करता है। चालक में प्रभावित होने वाली धारा नहीं करता है। काट का क्षेत्रफल करता है। इसका मतलब दूसरा यहाँ पर क्या है? गलत है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका मतलब ऑप्शन सी होना चाहिए, केवल 2 याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन संख्या 26। क्वेश्चन संख्या 26 क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 26 कहता है निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से कहता है किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए कौन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसे 4 ऑप्शन कहता ओम के नियम विधि का, कहता व्हिट स्टोन ब्रिज विधि का, रेले विधि का, लॉरेंज विधि का। ऑप्शन बी यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा, व्हिट स्टोन ब्रिज विधि का प्रयोग किया जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों पूछे थे। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम का अगर सिंबल पूछा जाए तो कुछ इस प्रकार से ओम का क्या होता है? सिंबल होता है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन संख्या 27। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 27 कहता है प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। प्रेरित धारा का जो दिशा है यह किसके द्वारा प्राप्त होता है? दोस्तों तब तक आप लोग बता दीजिए, जो विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा यह कौन राशि है? विद्युत धारा दोस्तों कौन राशि है? पता है तो बताइए आप लोग। प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। प्रेरित धारा का जो दिशा है यह किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो बोल सकते हैं आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ पर दिया गया है, और कहता है सुई विधि द्वारा, दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम द्वारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दिया गया है और बाएं हाथ का नियम दिया गया। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 27 का उत्तर देखते कौन कौन दोस्त लोग बताते हैं। हम आपका कमेंट यहाँ पर देख रहे हैं, कौन कौन दोस्त लोग इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। प्रश्न संख्या मेरे भाई आपके सामने 27 है। क्या है? 27 है प्रश्न संख्या आपके सामने। एक दोस्त लोग यहाँ पर जो प्रश्न पूछे थे विद्युत धारा अदिश राशि बताएं। बिल्कुल सही है। विद्युत धारा जो है यह अदिश राशि है। मात्रक इसका क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्त। 27 का ऑप्शन ए बता रहे हैं एक भाई। ऑप्शन एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का। दोस्तों प्रेरित धारा का जो दिशा मिलता है ना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से मिलता है, दाएं हाथ के नियम से। ऑप्शन डी यहाँ पर लॉक कीजिएगा। ऑप्शन डी को मेरे भाई याद रखना। ऑप्शन डी को, प्रेरित धारा का दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से प्राप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 28 क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 28 कहता है शीत घाव किस वायरस के संक्रमण के कारण होने वाला दर्दनाक छाले होते हैं? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए, पहले वाला ऑप्शन सही है। HSV1 के कारण होता है। यहाँ पर HSV1 याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर हम बोले HSV1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। कहता उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था। कहता है यहाँ पर जो
44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, 85वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। उप प्रधानमंत्री दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? यानी गृह मंत्री का बात हो रहा है। किसका? गृह मंत्री का बात हो रहा है। तो मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बताइए तो, अगर आपको पता है तो क्या होगा? ये अच्छा प्रश्न है, इसको दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए। कहता है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। कहता यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? यह प्रश्न दोस्तों आया हुआ है, भी आई बोल सकते। वैसे दोस्तों सभी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। कहता वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति जो है यानी कहता है निम्न में से किस पर लागू होता है? लोकसभा का अध्यक्ष पर, राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर, भारत का मुख्य न्यायाधीश पर। दोस्तों यह लागू किस पर हो जाएगा? राष्ट्रपति पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति पर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की चर्चा चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, महाभियोग का जो प्रक्रिया है यह कहाँ से लिया गया है? यह दोस्तों लिया गया है आपको कहाँ से? यह लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर बी होना चाहिए सही उत्तर। क्या? ऑप्शन बी होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज कहता से क्या तात्पर्य है? इससे क्या तात्पर्य? सतत विकास प्रारंभ होता है और अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर होती है। अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण की स्थिति उत्पन्न होती है। तो दोस्तों उड़ान भरने वाला बात ऑप्शन बी में है। अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है, यही सही है। अपना भारत का जो अर्थव्यवस्था है, अपना भारत का अर्थव्यवस्था वह मिश्रित प्रकार का है। क्या है? मिश्रित प्रकार का है अपना भारत का। अगर हम अर्थव्यवस्था का बात करते, एक दोस्त लोग सही उत्तर बताए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री यानी उप प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये रहा और प्रश्न कहता है दोस्तों यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात और वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात। बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता। आर्थिक सर्वेक्षण दोस्तों प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसका उत्तर देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग बताते हैं। 31 का बता रहे हैं बी। अभी साथी 32 का आप लोग प्रश्न का उत्तर बताइए तो, प्रश्न संख्या 32 का। और हम आप सभी दोस्त लोग का कमेंट देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग सही सही उत्तर बताते हैं। प्रश्न संख्या 32 का किस प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर कौन कौन भाई बहन का आता है? बत्तीस का बी बता रहे हैं, 32 का बी बता रहे हैं, 32 का बी 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 32 का बी में क्या है? 32 के बी में आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। ऑप्शन ए याद रखिएगा। ऑप्शन ए दोस्तों यहां पर याद रखना है, ऑप्शन ए को याद रखना है। ऑप्शन ए को बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री सबसे अधिक दोस्तों बजट कौन पेश किया है? आप लोग बताइए तो। प्रश्न कहता है 33 नंबर, डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। दोस्तों डायमंड रिंग का जो घटना है यह देखा गया है पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में और पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में केवल परिधीय क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ और केवल केंद्रीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ये होना चाहिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में डायमंड रिंग की घटना देखी गई है और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।
डायमंड रिंग का जो घटना है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में देखा गया। ये सब दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न काहे लग रहे हैं आपको, क्योंकि ज्योग्राफी के प्रश्न है, इसीलिए जहां पर दोस्तों डिस्कशन करने वाला बात आएगा ना वहां पर हम जरूर करेंगे, जहां पर लगेगा इंपोर्टेंट है। भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? दोस्तों ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले, तो वैसे तो दोस्तों मानसून जो प्रवेश करता है 1 जून से बोल सकते हैं लगभग में, और सबसे पहले केरल में। कहाँ? केरल में दोस्तों बोल सकते हैं। यहाँ पर पश्चिमी घाट बोल सकते हैं, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट होना चाहिए। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग अभी उत्तर बता रहे होंगे उसका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी याद रखिएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है केरल में, यहां पर मेरे भाई कहता है केरल में कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? केरल में एक दोस्तों नेशनल पार्क है, लेकिन कहता है वह किसके लिए जाना जाता है? हाथियों के लिए। इनमें से कौन है? पाखल, पेरियार, चंद्रप्रभा और कान्हा। हाथियों के लिए जो दोस्तों केरल में है यह पेरियार है। क्या है? पेरियार है बोल सकते हैं। हाथियों वाला अगर देश पूछा जाए, हाथियों वाला देश पूछा जाए तो क्या बोल सकते हैं? लाओस बोल सकते हैं। क्या? लाओस बोल सकते हैं। यही अगर सफेद हाथियों वाला देश पूछा जाए, सफेद हाथियों वाला देश, तो क्या बोल सकते हैं? थाईलैंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? थाईलैंड आप बोल सकते हैं। थाईलैंड याद रखिएगा, थाईलैंड। सबसे अधिक दोस्तों नेशनल पार्क कहाँ आपको पता है? सबसे अधिक नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, जिसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश को। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कहता स्लेट बलुआ पत्थर। दोस्तों स्लेट बलुआ पत्थर नहीं, यही गलत है। संगमरमर चूना पत्थर बिल्कुल सही है, और क्वार्टजाइट जो है बलुआ पत्थर यह भी सही है। असिस्ट जो है यह सेल यह भी सही है। स्लेट बलुआ पत्थर दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन यहाँ पर ए याद रख लीजिए। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए यह सही मिलान नहीं है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, यह सही मिलान नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिए। कहता है निम्न में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के अभिलेख, उपयुक्त सभी, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए इंडिका। इंडिका जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। मेगास्थनीज जो है यह यूनानी राजदूत थे, यूनानी राजदूत। सेल्यूकस निकेटर के द्वारा बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था मेगास्थनीज को। और अर्थशास्त्र के दोस्तों रचनाकार कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक आप लोग बताइए, और अर्थशास्त्र के पिता भी बताइए, जनक भी बताइए। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कौन कौन दोस्त लोग को पता है। और मेरे भाई हम जो पाटलिपुत्र यहाँ पर है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना दोस्तों कौन किया था? पटना तो बोल सकते हैं आप कौन, उसका नाम है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बोल सकते हैं आप। लेकिन पाटलिपुत्र नगर को जो बसाया था कौन? तो उदयन, उदयन दोस्तों बसाया था। यह अजातशत्रु के पुत्र थे, उदयन बोल सकते हैं। और अर्थशास्त्र के बारे में कौन कौन दोस्त लोग? यूनानी लेखक तो बिल्कुल सही है, लेकिन कौटिल्य जो है दोस्तों, कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य है। कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, विष्णुगुप्त भी कहा जाता उसको, चाणक्य भी कहा जाता उसी को। और राजनीति पर आधारित अर्थशास्त्र जो है दोस्तों, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह राजनीति पर आधारित है। अगर अर्थशास्त्र का जनक पूछा जाए तो एडम स्मिथ, क्या बोलिएगा? एडम स्मिथ बोलिएगा, उसको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। दोस्तों एडम स्मिथ का एक पुस्तक है
जो बिहार दरोगा एग्जाम में भी पूछा गया, एडम स्मिथ का पुस्तक आपको पता है तो आप लोग बता दीजिए एक बार, एडम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम है? बताइए तो देखते कौन कौन भाई बहन को पता है एडम स्मिथ की पुस्तक के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर भी दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, इसको भी ध्यान पूर्वक सुनना है। इसमें बिहार स्पेशल की भी प्रश्न है, ये बिहार स्पेशल से संबंधित है। आपके बिहार पुलिस एग्जाम में बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे जाएंगे। कहता है बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के आंदोलन जिसके कारण 1912 में बिहार उड़ीसा समेत उड़ीसा सहित कहता एक नया प्रांत बना, इसका नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, मजहरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका दोस्तों सही जवाब होना चाहिए इस चार ऑप्शन के अनुसार सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है, इसी को बोल सकते हैं आप, इसी को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक बिहार का आधुनिक बिहार का निर्माता, आधुनिक बिहार का निर्माता किसको कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को ही बोल सकते। संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, इस दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है दोस्तों मेरे भाई, इसको बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, वो बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, बिहार विभूति के नाम से। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है, यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए, यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री यानी सीएम हुए, याद रखिएगा, बिहार के। यहां पर जो दोस्त लोग ऑप्शन डी को लॉक कर रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी वाले। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। इसका उत्तर देखते हैं कौन कौन दोस्त लोग बताते हैं। क्वेश्चन कहता है सरकार के अंगों में शामिल है। दोस्तों सरकार के अंग में इनमें से कौन कौन शामिल है? कार्यपालिका, कार्यपालिका तो होता है, न्यायपालिका, न्यायपालिका भी होता है, विधायिकी या विधायिका यह भी है, और यहाँ पर है नगर पालिका। दोस्तों यह नहीं होता है। सरकार के अंगों में शामिल जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये 3 गो शामिल है। इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? सही उत्तर है। विधायिका जो है मेरे भाई, यह क्या करता है? यह यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, विधायिका जो है यह क्या करता है? यह नियम कानून बनाता है, यह नियम कानून बनाता है। और कार्यपालिका क्या करता है? यह लागू करता है, यह लागू करता है। न्यायपालिका दोस्तों यह न्याय दिलाने वाली संस्था है, संविधान का व्याख्या सब करता है। न्यायपालिका के अंतर्गत आता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला अदालतें बोल सकते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन आता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद, ये सब आता है। और आप सभी दोस्त लोग एक बार लाइक वाला बटन को दोस्तों आप लोग दबा दीजिए, एक बार लाइक वाला बटन को मेरे भाई दबा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है इसका प्रयोग करके किसके दर को मापा जाता है? देखिए प्रश्न संख्या आपके सामने है 40। कहता ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसके दर को मापने में? प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, वृद्धि दर नापने में, कहता है रसाकर्षण की दर नापने में, ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ना, यहाँ पर वृद्धि दर मापने में आप बोल सकते हैं, वृद्धि दर को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है।
बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर साथ ही क्वेश्चन भी बनेगा। तब तक मेरे भाई आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कौन कौन भाई बहन को याद है। माइटोकॉन्ड्रिया का आप लोग हिंदी नाम बता दीजिए तो, अगर पता है तो। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम बता दीजिए अगर आपको पता है तो। कहता है क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स साइकिल जो है, कहता है क्रिया कहां संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र की क्रियाएं कहां संपन्न होती है, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की क्रियाएं कहां संपन्न होती है, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका दर में, हरित लवक में। दोस्तों यह क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण किया कार्ल बेंडा नामक वैज्ञानिक, कार्ल बेंडा, कार्ल बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बोल सकते हैं कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइबोसोम जो है ना, यह प्रोटीन के निर्माण से संबंधित है, प्रोटीन निर्माण से। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को ही कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों हिंदी नाम आपको पता है। एक दोस्त लोग सही उत्तर बता रहे हैं सूत्रकनिका। जो दोस्त लोग सूत्रकनिका बता रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम क्या है, सूत्रकनिका है। और हरित लवक जो है ना दोस्तों, हरित लवक, पेड़ पौधा का जो रंग होता है हरा, हरित लवक के कारण। क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, याद रखिए आप। प्रश्न संख्या 42 कहता है संकोच, कहता है संकोच नदी सीमा बनाती है बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच, असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच, बिहार एवं झारखंड के बीच। असम अरुणाचल प्रदेश देखिए किस में, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी वाला बात याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला बात याद रखिएगा। दोस्तों आप लोग को यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इसको अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद हम बतेवे करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। कहता पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कहता है आपसे क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में आप बोल सकते हैं पीर पंजाल श्रेणी पाया जाता है। कहता तुलबुल परियोजना निम्नांकित में से किस नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना को कौन नदी पर बनाया गया, तुलबुल परियोजना को दोस्तों, कहता तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो इसको झेलम नदी पर बनाया गया। कौन नदी पर, झेलम नदी पर बोल सकते हैं तुलबुल परियोजना को बनाया गया है, झेलम नदी पर। अगला प्रश्न है, कहता हेरोइन प्राप्त होती है। हेरोइन दोस्तों किससे प्राप्त होता है, हेरोइन किससे प्राप्त होता है। कहता है हेरोइन जो है इसको प्राप्त किया जाता है किससे, भांग से, अफीम पोस्ता से, तंबाकू से, सुपारी से। दोस्तों अफीम पोस्ता होना चाहिए, ऑप्शन बी। तंबाकू जो है, तंबाकू, इसका उत्पादन सबसे अधिक अपना भारत में आंध्र प्रदेश करता है, आंध्र प्रदेश। तंबाकू में जो नशा पाया जाता है, नशा, इसका नाम है निकोटीन। क्या नाम है, निकोटीन इसका नाम है। किसका, तंबाकू में जो नशा पाया जाता है। देखिए प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या दोस्तों 46 का था जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह परिभाषा किसने दी। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया, कहता जेम्स ब्राइट के द्वारा, एल लोवेल के द्वारा और जॉन सीले के द्वारा, एबी डाइसी के द्वारा। कहता है जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह परिभाषा जो है मेरे भाई यह दिया गया जॉन सीले के द्वारा। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बोल सकते हैं आप, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 44 का डी बता रहे हैं, 44 का
44 का दोस्तों क्या सही उत्तर हम बताए हैं? 44 का बिल्कुल सही, 44 का डी, झेलम नदी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 तो हो गया है, 47 का देखिए। प्रश्न संख्या 47 कहता है, प्रश्न संख्या 47 कहता है, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? पहला देश कौन सा था? रसिया यानी रूस, न्यूजीलैंड, चीन और यूएसए। दोस्तों अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला कहता है पहला देश कौन सा था? रूस, न्यूजीलैंड, चाइना और यूएसए। यहाँ पर सही उत्तर न्यूजीलैंड होना चाहिए। न्यूजीलैंड का दोस्तों राजधानी कहाँ है? आप लोग बताइए, पता है तो। न्यूजीलैंड का मेरे भाई राजधानी आप लोग बताइए तो। न्यूजीलैंड का दोस्तों राजधानी आप लोग बता दीजिए तो क्या हो जाएगा न्यूजीलैंड का राजधानी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अड़तालीस नंबर का प्रश्न कहता, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीपों में कहता, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त? लोथल से, हड़प्पा से, मेहरगढ़ से और मुंडिका से। दोस्तों मेहरगढ़ होना चाहिए, पाकिस्तान में है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा इसका राखल दास बनर्जी के द्वारा दोस्तों मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था 1922 में। हड़प्पा का दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में बोल सकते हैं। लोथल जो है यह बंदरगाह वाला शहर है, बंदरगाह वाला शहर है लोथल। और लोथल जो है यह गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है लोथल। लोथल कौन नदी के तट पर स्थित है? तो मेरे भाई यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। और यहाँ हड़प्पा जो है, हड़प्पा यह रावी नदी के तट पर स्थित है। साथ ही कालीबंगा आप लोग बताइए तो कौन नदी के तट पर स्थित है? पता है दोस्तों कालीबंगा के बारे में तो बताइए आप सभी भाई बहन, कालीबंगा के बारे में बताइए। कालीबंगा कौन नदी के तट पर स्थित है? प्रश्न संख्या 49 कहता है, बाड़ा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में, रूस में, इंग्लैंड में और जर्मनी में। दोस्तों बाड़ा बंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में, रूस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। दोस्तों इंग्लैंड में यह हुआ था। यह आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में बोल सकते हैं। बाड़ा बंदी आंदोलन पूछा जाए तो इंग्लैंड याद रखिए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद और है। इसके बाद दोस्तों ये है इस सेशन का आखिरी प्रश्न। इस सेशन का दोस्तों आखिरी प्रश्न है और प्रश्न कहता है, जो निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राज मुकुट के अधिकार में चला गया? निम्नलिखित में से कहता है किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के राज मुकुट के अधिकार में चला गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, रॉयल कहता है टाइटिल्स, यहाँ पर है दोस्तों टाइटिल्स एक्ट 1876 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 दिया गया है। और इसका उत्तर कौन कौन दोस्त लोग बताते हैं? बताइए साथी। एक क्वेश्चन पूछे थे राजस्थान के बारे में। साथी जो कालीबंगा जो है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के तट पर है और राजस्थान में, जिसका शाब्दिक अर्थ था काली रंग का चूड़ी होता है। 50 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर आप बता रहे हैं सी नहीं होगा। सी दोस्तों नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कहता निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राजमुकुट के अधिकार में चला गया? मेरे भाई यह बहुत शानदार प्रश्न, लेकिन ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 याद रखिएगा। ऑप्शन ए को लॉक करना है। और साथ ही आज के सेशन में टोटल 50 प्रश्न थे
और आप सभी दोस्त लोग कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। आप सभी दोस्त लोग से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। मेरे दोस्त आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ऑनलाइन वाले भाई बहन एक बार लाइक कर दीजिए इस सेशन को, और आप लोग बताइए आज की इस सेशन के बारे में जो कैसा रहा, और कितने ऐसे प्रश्न थे इस सेशन में जिसका उत्तर आपको पहले से पता था। बताइए तो दोस्तों। साथी एक बार आप लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट बताइए, तो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। साथी आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट बताइए तो, सुपौल के नज़दीक से हैं आप क्या। एक बार मेरे भाई आप लोग डिस्ट्रिक्ट बताइए तो। यहाँ पर एक विक्रम पूछ रहे हैं, गया में कौन नदी है। मांडवी नदी जो है वह आपको दोस्तों, मांडवी नदी के किनारे कौन शहर बसा हुआ। मांडवी, मांडवी गया में कहता यह कौन नदी है। महात्मा बुद्ध को गया में ज्ञान का प्राप्त हुआ था। ज्ञान का प्राप्त निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी, उसी को फल्गु नदी कहा जाता है। फल्गु नदी, फल्गु नदी। एगो बता रहे नालंदा से, एगो बता रहे गया जी से, इमामगंज, के बाद नालंदा, नालंदा से आप लोग। चलिए दोस्त कहीं से देखते हैं, लेकिन पढ़िए मन लगा के। और इस सेशन के अंत में हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में और शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार दोस्तों आप लोग लाइक कर दीजिएगा, लेकिन जाते जाते।